तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाते हैं जिसने पूरे भारत की सांसें रोक दी थीं। फ्लाइट IC-814 का अपहरण। लेकिन हम इसे एक अलग ही एंगल से देखेंगे, पर्दे के पीछे से, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जासूसों की नज़रों से। तो बात है 24 दिसंबर 1999 की, क्रिसमस से ठीक पहले की शाम। एक तरफ जहां पूरा देश जश्न की तैयारी में था, वहीं दूसरी तरफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के हेडक्वार्टर में एक खुफिया कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा संकट सिर उठा रहा था। और फिर अचानक उस कमरे की खामोशी टूटती है एक रेडियो सिग्नल से। काठमांडू से दिल्ली आ रही फ्लाइट IC-814 रडार से गायब हो गई थी। सोचिए, किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए इससे बुरा सपना और क्या हो सकता था। कुछ ही पल बीते होंगे कि जो डर था वो सच में बदल गया। एक कॉल इंटरसेप्ट हुई और उसने सब कुछ साफ कर दिया कि कॉकपिट में हथियारबंद लोग हैं और कैप्टन के गले पर एक खंजर रखा हुआ है। अब जाहिर है सवाल तो उठने ही थे। मतलब हथियार लेकर ये लोग प्लेन में चढ़े कैसे? और जिस वक्त हम सब टीवी पर ये ड्रामा देख रहे थे, उस वक्त पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था? तो देखिए, इस अपहरण की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी, एक बहुत बड़ी साजिश। इसकी शुरुआत होती है कारगिल युद्ध के ठीक बाद। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसने अल-कायदा के साथ हाथ मिला लिया। मकसद, भारत को एक ऐसा जख्म देना जो वो कभी भूल ना पाए। और इस पूरी साजिश का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, भारत पर दबाव डालकर खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को जेल से छुड़ाना। अब जैसे जैसे हाईजैक हुआ प्लेन अमृतसर, फिर लाहौर, दुबई और आखिर में कंधार पहुंचा, रॉ के एजेंट्स पूरी तरह से एक्टिव हो चुके थे। ये एक तरह से वक्त के खिलाफ दौड़ थी और रॉ ने अपना डिजिटल जाल बिछाना शुरू कर दिया था। रॉ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। काठमांडू में छोड़े गए हर एक सुराग को बारीकी से खंगाला जा रहा था। मकसद ये था कि इन हाईजैकर्स के पीछे जो पूरा नेटवर्क है ना, उसका पर्दाफाश किया जा सके। अच्छा, एक और बात, प्लेन में जो हाईजैकर्स थे वो अपनी पहचान छिपाने के लिए कोडनेम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि रॉ के एक्सपर्ट्स उनसे एक कदम आगे चल रहे थे। उनके हर डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक किया जा रहा था। और फिर रॉ को मिली एक बड़ी कामयाबी, सिर्फ एक सैटेलाइट फोन कॉल जिसे डिकोड किया गया। और बस यही वो चाबी थी जिसने इस पूरी साजिश का ताला ही खोलकर रख दिया। उस एक कॉल ने मास्टरमाइंड का चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। नाम था अब्दुर रऊफ असगर, जो कोई और नहीं बल्कि मसूद अजहर का ही भाई था, और ये पाकिस्तान में बैठकर पूरा खेल चला रहा था। चलिए अब चलते हैं कंधार, वही धूल भरी हवाई पट्टी, जहां इस पूरे ड्रामे का सबसे टेंशन वाला आखिरी चैप्टर लिखा जा रहा था। और यहीं पर रॉ की ग्राउंड इंटेलिजेंस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि तालिबान जो दुनिया के सामने बातचीत का दिखावा कर रहा है, असल में वो हाईजैकर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनकी ढाल बना हुआ है। अब आप सोचिए, इस खुलासे ने भारत सरकार को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया था जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। एक तरफ 176 बेगुनाह लोग थे, यात्री और क्रू मेंबर्स, जिनकी जान दांव पर लगी थी। हाईजैकर्स का अल्टीमेटम साफ था, हमारे कैदियों को छोड़ो, नहीं तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। अब बताइए, ऐसे में क्या फैसला लिया जाता? और आखिरकार भारत सरकार को एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। यात्रियों की जान बचाने के लिए 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला। ये फैसला भले ही हमें कड़वा घूंट पीने जैसा लगा हो, लेकिन इंटेलिजेंस के लिहाज से ये रॉ की एक बहुत बड़ी जीत थी। क्यों? क्योंकि रॉ ने न सिर्फ हर एक साजिशकर्ता को पहचान लिया था, बल्कि पाकिस्तान का जो सीधा हाथ था इस सब में, उसके पक्के सबूत भी दुनिया के सामने लाके रख दिए थे। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जासूसी की दुनिया में जीत का मतलब क्या होता है। ये फिल्मों जैसी नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत बस इतनी होती है कि आप दुश्मन के राज वक्त रहते जान लें। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही सच्ची और अहम कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं एक और ऐसी ही अनसुनी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।